Now students, be attentive here. We are going to start the second chapter of fourth unit, that is alternating currents. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में जो प्रीवियस टॉपिक हम इससे पहले कर चुके हैं वो इस अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये दो टॉपिक हमने, और इनका जो डेरिवेशन था मीन वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू के साथ, चाहे ईएमएफ का हो या करंट का हो, आई नॉट और आई मीन का रिलेशन क्या आया था, आई मीन इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, 0.637 आई नॉट पॉजिटिव हाफ की, और नेगेटिव हाफ में इतनी ही 0.637 नेगेटिव में, और टोटल कंप्लीट साइकिल की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी, है ना। सो दिस वाज द रिलेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ करंट विद मैक्सिमम वैल्यू 0.637 आई नॉट, और ईएमएफ की बात करें तो EM इक्वल्स टू 0.637 ई नॉट। ये दोनों रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं। डेफिनेशन दी थी हमने, द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is that value with which it sends the same amount of charge in a circuit as is sent by the alternating current itself, है ना। ये हमने डेफिनेशन दी थी। मीन वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमने सर्किट में हाफ साइकिल में सेंड किया जाने वाला चार्ज हमने फाइंड आउट किया था। ध्यान है आपको, डेरिवेशन जब की है ना, ध्यान रखना उसका, क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट टाइप स्टडी करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। सो इसका पहले रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IRMS। ये सिंबल है इसका, आई के सबस्क्रिप्ट में RMS, या फिर इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल IV, V फॉर वर्चुअल। ठीक है, ये भी इसका नाम है वर्चुअल वैल्यू, या फिर इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। सो द सिंबल इज IEFF, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो तीनों का एक ही मतलब है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या है डेफिनेशन देंगे हम इसकी। इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन अ कंप्लीट साइकिल। यहां हमने साइकिल कैसा लिया, कंप्लीट लिया, जबकि चार्ज सेंड वाली सिचुएशन में हमने हाफ साइकिल में चार्ज सेंड की बात की थी। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू जो थी कंप्लीट साइकिल की वो 0 होती है अल्टरनेटिंग करंट की। तो क्योंकि हीट प्रोड्यूस, यहाँ जो इफेक्ट है वो कंप्लीट साइकिल में चाहे पॉजिटिव हाफ का है या नेगेटिव हाफ का है, हीट प्रोड्यूस कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की जब बात की तो हमने कंप्लीट साइकिल में उसको लिया। तो डेफिनेशन क्या दी, इट इज, यहां लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को, इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, which produces the same amount of heat in a circuit in complete cycle। incomplete cycle मतलब 0 to capital T टाइम में। ठीक है, as is produced by alternating current itself in the same circuit for the same time।
सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम 0 to t। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन की है, वो कांस्टेंट वैल्यू है करंट की जो किसी दिए हुए टाइम में किसी सर्किट में उतना ही हीट प्रोड्यूस करती है जितना कि अल्टरनेटिंग करंट खुद प्रोड्यूस करता है इतने ही टाइम में इसी सर्किट पे। क्लियर बेटा? यहाँ हमने डेरिवेशन करना है जस्ट लाइक पीछे हमने एवरेज करंट का किया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के साथ, ऐसे ही डेरिवेशन ऑफ IRMS एंड I नॉट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के बीच में आपस में क्या डेरिवेशन क्या रिलेशन है उसको डिराइव करना है हमने स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? द सिनुसॉइडल फॉर्म ऑफ करंट, जैसे वहां किया था हमने पिछली डेरिवेशन को एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वाले में। वी नो दैट जो रिलेशन हम जानते हैं क्या, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये सिनुसॉइडल फॉर्म है करंट की। इक्वेशन नंबर 1 लेट, अब यहाँ हीट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल में हीट प्रोड्यूस फाइंड करनी है तो पहले क्या लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस को कंसीडर करो पहले। लेट GH इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ heat produced in small time dt। so dH equals to क्या फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस का, H equals to I square RT। तो यहाँ क्या हो जाएगा I square R dt where R is the resistance of circuit। I की वैल्यू रख दें I नॉट साइन ओमेगा t, क्या बन जाता है I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, आर को पहले लिख लें आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है बेटा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गया। और हमने फाइंड क्या करनी है, टोटल हीट इन अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल की हीट प्रोड्यूस फाइंड करनी है। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड in complete cycle, so H equals to integral 0 to t dH। dH की वैल्यू रखते हैं 0 to t, dH की वैल्यू कितनी, I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है बेटा, I नॉट स्क्वायर बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन से, I नॉट स्क्वायर R 0 to t इंटीग्रल और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन यहाँ होना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 करके यहाँ छोड़ेंगे। 2 छोड़ेंगे, इसकी जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है सिर्फ यही हम आगे लेकर चलेंगे इसको और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी यहाँ हम यूज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, क्योंकि साइन स्क्वायर की फॉर्म में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना जरूरी है इंटीग्रेशन लेने के लिए। समझ गए बात को? सो इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाय 2 इंटू बाहर आ जाएगा dt। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t की जगह ये आ गया, बाकी मेरा तो इसमें 1/2 को बाहर ले लो, दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन जो होगा 1/1 अंदर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 1 इंटू dt हो गया माइनस इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt। ये दो इंटीग्रेशन के फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक तो इंटीग्रल dt और दूसरा इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt। 1/2 बाहर ले लिया। ठीक है बेटा, स्टेप अगला चलेंगे, 1/2 जो बाहर था इंटीग्रेशन साइन से, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल dt क्या बनेगा, t बनेगा, पता है आपको
इंटीग्रल dx इज x, इंटीग्रल dw इज w, इंटीग्रल dz इज z। कर चुके हैं सो मेनी टाइम्स इसको, है ना। तो इंटीग्रल dt d1 माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में sin थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव cos थीटा का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में sin थीटा। तो sin 2 ओमेगा t हो गया, और डिवाइड बाय में आपको बताया था इसका जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव। एंगल कितना है 2 ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव 2 ओमेगा, उससे डिवाइड हो गया नीचे। बाकी इसकी लिमिट्स हैं 0 टू t, वो अगले स्टेप में रखेंगे। ये सब समझ आ गया। नेक्स्ट 1/2, यहाँ लिमिट्स रख देते हैं कैपिटल T माइनस 0, है ना। T माइनस 0 ऊपर माइनस लोअर लिमिट, माइनस जो अगला 1/2 ओमेगा है ये ब्रैकेट से बाहर ले लिया हमने। अब हम लिमिट्स रखेंगे sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 पाई बाय कैपिटल T, 2 ओमेगा t अपर लिमिट कैपिटल T रख दी। माइनस जब लोअर रखेंगे तो वो 0 है, तो सारा ये एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। t से t कट गया, हमारे पास बन गया sin 4 पाई 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये कैपिटल T माइनस 1/2 ओमेगा sin 4 पाई माइनस sin 0। ये वर्ड समझ आ गया। ये माइनस 0 t बचा ना 1/2 ओमेगा, और ये काट के 4 पाई। तो sin 4 पाई की वैल्यू देखनी है अब आपको। तो साइन का ग्राफ अगर थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे, साइन का ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। ये वैल्यू साइन की 0 पे है, ये पाई पर है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये 4 पाई। कितनी है 0 है। सभी इंटीग्रल पाई, ऑल इंटीग्रल पाई आर 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी 0 है। 4 पाई भी 0 है, तो 0 माइनस साइन 0 भी 0 ही होता है। 0 माइनस 0 इज 0, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया। बचा क्या 1/2 और ब्रैकेट में t, यानी कि t/2 बचा होगा, ठीक है। ज्यादा सारा क्वेश्चन लिखते हुए सिर्फ t/2 जो बच गया हमारा वही लिखा है, समझ जाओगे ना। तो इस वैल्यू को अब हमने यहाँ रखना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर r, और इनको इस इंटीग्रेशन की हमारे पास क्या बची वैल्यू t/2 बचा, ठीक है बेटा। ये आपके पास h की वैल्यू आई, हीट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 ही कर दो, उसको इसी के साथ अटैच कर दो, इसी को सॉल्व करके आया है, ठीक है। ये तो जो बढ़ते घटते करंट ने कंप्लीट साइकिल में हीट प्रोड्यूस की। अब उसने डेफिनेशन में ये कहा था कि रूट मीन स्क्वायर वो वैल्यू है करंट की जो इसी टाइम में इतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। नाउ लेट IRMS is that value of current which produces heat H in the same circuit in time 0 to t. So H equals to, तो उस हिसाब से हीट का फॉर्मूला IRMS स्क्वायर I स्क्वायर RT, R रेजिस्टेंस और T टाइम में बता रहा है, ठीक है। इक्वेशन 2 वो थी, इक्वेशन 3 ये होगी। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, वहां से भी हीट की वैल्यू निकली, यहाँ से भी हीट की वैल्यू निकाली। IRMS स्क्वायर वाले को पहले ले लो, IRMS स्क्वायर RT इक्वल्स टू, उधर क्या हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R कैपिटल T/2। तो ये RT कट गया, हमारे पास बचा क्या I नॉट स्क्वायर बाय 2। IRMS स्क्वायर IRMS स्क्वायर इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर बाय 2।
आप चाहो तो 2 को क्या लिख दो, √2 इंटू √2 स्क्वायर हो जाएगा फिर इसका, यानी कि I0 अपॉन √2 का होल स्क्वायर और इधर IRMS का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कट गया। IRMS इक्वल टू I0 बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 है ना, ऐसा होता है 1.414। उस वैल्यू को यहाँ रख दें I0 अपॉन 1.414, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.707। So IRMS equals to 0.707 times I0। ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का रिलेशन किसके साथ, किसके साथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के साथ, I0 के साथ। ठीक है बेटा, यही डेरिवेशन जब हम EMF के लिए करेंगे, हेडिंग क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF, इंड्यूस्ड EMF, तो उसका भी सेम यही डेरिवेशन इसी तरह से होगा। चेंजेस कहाँ आएंगे, वो डेरिवेशन आपने करना है। चेंजेस कहाँ आएंगे, जहाँ I0 स्क्वायर है, यहाँ E0 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो वो R स्क्वायर का एक R इस R से कट जाएगा, तो हमारे पास एक तो R नहीं रहेगा आगे डेरिवेशन में, R गायब हो जाएगा, और जहाँ I0 है, I0 स्क्वायर है, वहाँ E0 स्क्वायर अपॉन R होगा। पूरी डेरिवेशन में ऐसा चलता जाएगा। ये सारा कुछ उसमें भी सेम ही करना है हमने, और जहाँ हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ ये रिलेशन ली, जहां हमने लिखा IRMS स्क्वायर RT, वहां क्या होना है, ERMS स्क्वायर अपॉन R, ये वाला R कट जाएगा उसके R स्क्वायर से, ये R कट जाएगा, क्या होगा ERMS स्क्वायर अपॉन R इंटू T। समझ गए बात को, कंपैरिजन होगा फिर दोनों का ही, तो रिलेशन यही आ जाएगा, ERMS स्क्वायर यहाँ E0 स्क्वायर R से R कट चुके होंगे अपॉन √2 से यही रिलेशन आना है, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी, फाइनली वहां भी ERMS इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू EMF की 0.707 टाइम्स E0 आना है, सेम वही रिलेशन आना है EMF का भी जैसा करंट के लिए आया। डेरिवेशन भी उसी तरह से होगा, बस वो ओम्स लॉ आपने वहां पर लगाना है बीच में जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कर लोगे बेटा? Now the next topic we are going to start is circuit containing resistor only। अभी जो ये टॉपिक हमारे स्टार्ट होंगे, इनमें हम 3 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स 1 बाय 1 पहले उनको एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ अकेला अकेला अटैच करेंगे। 3 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, एक तो है ये रेजिस्टर, एक होगा इंडक्टर, एक होगा कैपेसिटर। हमने इन तीनों का बिहेवियर AC में स्टडी करना है। अल्टरनेटिंग करंट में ये तीनों किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है इधर। अल्टरनेटिंग करंट और EMF दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों ही सिनुसॉइडल हैं। सिनुसॉइडल फॉर्म कैसी है, जो कि टाइम के रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, डायरेक्शन रिवर्स होती है। करंट का भी ऐसा ही है और EMF का भी ऐसा ही है। EMF का ग्राफ भी ऐसा ही होगा और करंट का भी। आप EMF के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, E = E0 sin omega t, वो भी ऐसे वेरी करेगी। अब ये दोनों ही जब वेरिएशन करती हैं तो किस तरह से कौन सा सर्किट में आगे रहती है, कौन पीछे रहती है, या दोनों ही बराबर चलती है। बराबर चलने से मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू को क्या ये एक ही टाइम पर ऑब्टेन करती हैं, 0 वैल्यू पे जब आती हैं तो क्या एक साथ आती हैं, नेगेटिव मैक्सिमम पर जब आती हैं तो क्या एक साथ आती हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन फेज। दोनों ही सिनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज क्या हैं, इन फेज हैं। अगर एक साथ मैक्सिमम मिनिमम 0 नेगेटिव वैल्यू को एक साथ
ऑब्टेन करती हैं। तो 3 इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम यहाँ स्टडी करेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों में ही सबसे पहले तो हमने ये बात स्टडी करनी है मैथमेटिकली। इनकी डेरिवेशंस को करने के बाद ये स्टडी किया जाना है कि क्या इन सर्किट्स में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज क्या होंगे? आपने 11th क्लास में जैसे पढ़ा कि एक क्वांटिटी आगे चलती है, दूसरी पीछे रह जाती है, तो वो लैगिंग या लीडिंग की सिचुएशन बनती है। अगर करंट किसी वैल्यू को अब ऑब्टेन कर रहा है और ईएमएफ उसको अब से 90 डिग्री बाद ऑब्टेन करती है उसी वैल्यू को, तो इट मीन्स ईएमएफ लैग कर रही है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है उन दोनों में, ईएमएफ लैग कर रही है और करंट लीड कर रहा है। लीडिंग लैगिंग की सिचुएशन इन तीनों सर्किट्स में हमने अलग अलग तीनों को स्टडी करना है ऑल्टरनेटिंग करंट में, और ये चीज वेरीफाई करनी है कि किस सर्किट में करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करती है, किस में ईएमएफ लीड करती है, करंट लैग करता है, और किस में दोनों एक साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ ये स्टडी होना है। ओवरऑल थोड़ा सा यहीं पे ब्रीफ बता दूं कि रेजिस्टर में तो ये दोनों इन फेज रहती है, करंट है ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। किस केस में? रेजिस्टर के केस में। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। क्या है? इंडक्टर कैपेसिटर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जिसमें इंडक्टर में करंट 90 डिग्री आगे है और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, और वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये चीज़ हम मैथमेटिकली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप उसको लिख के प्रिपेयर करो टॉपिक्स।